हेलो एवरीवन, कृष्णा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम हमारी सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं रसायन विज्ञान के प्रीवियस ईयर HSSC में आए हुए क्वेश्चंस। तो चलो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास। देखिए, हमें एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, रासायनिक अभिक्रिया दी गई है और उसमें हमें पूछा गया है कि ये जो X है इसका ये निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास क्या है, CH3CH2OH, इसे हम कहते हैं इथेनॉल। इसे हम कहते हैं इथेनॉल। कह रहा है किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर हम क्या यूज करें कि हमें क्या मिले, CH3COOH। CH3COH को क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल, और आप कह सकते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, और ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इथेनोइक एसिड जो है इसका अनदर क्या नेम होता है, इथेनोइक एसिड का अनदर नेम होता है आपके पास एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड, क्लियर है। तो कह रहा है आपके पास X क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन है और अगर हम उत्पाद के पास जाएं, एसेटिक एसिड के पास जाएं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए हैं। मींस क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के पास जा रहे हैं, मींस अभिकारक से उत्पाद के पास जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। मैं ये कह सकती हूँ कि जो ऑक्सीजन है वो जुड़ रही है, और ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है विकारक में, तब हमारे पास उत्पाद बना इथेनोइक अम्ल। तो कह रहे हैं किसकी प्रेजेंस में होता है। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीकरण करवाते हैं उन्हें हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें हम, ऑक्सीकारक। तो अब हमें यहाँ पर ऑक्सीकारक ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, सारिय KMnO4। ठीक है, क्या आंसर होगा, सारिय KMnO4। देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करवाता हो, ऑक्सीडेशन करवाता हो, ऑक्सीकरण करवाता हो। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए हम बात करें तो हमारे पास होता है बेसिक KMnO4, जिसे हम कह रहे हैं सारिय KMnO4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं हम इसे, पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद है हमारे पास, देखिए एक और होता है जो हमारे पास होता है एसिडिक K2Cr2O7, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपके पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो आपके पास इंपॉर्टेंट ऑक्सीकारक हैं जो क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया करवाते हैं, और आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ था, हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमारा क्या इसका आंसर था, सारिय KMnO4 की प्रेजेंस में। तो अब आपके पास कहता है कि ऑप्शन सी इसका आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन सी में देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सारिय लिखा हुआ है, ये होना क्या चाहिए था, अम्लीय। अगर यहाँ पर ऑप्शन अम्लीय होता तब ये ऑप्शन करेक्ट होता। तो देखिए अब की बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है सारिय पोटेशियम परमैंगनेट, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाए, अम्लीयम पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाए। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या था, ऑक्सीकारक का था, ऑक्सीकरण प्रक्रिया का था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने से क्या बनता है। कह रहा है जब आप POP को पानी के साथ मिलाते हैं तब क्या बनता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम हमारी पीछे वाली वीडियो में भी कर चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलें तो क्या, POP। ठीक है, कह रहा है जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तब क्या बनता है। चलो करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हम बोलते हैं POP में जब हम क्या ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं, मीन्स क्या, वाटर मिक्स करते हैं, तब आपको क्या मिलता है, जिप्सम। ठीक है, क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आप ऑप्शन को देखें तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो जिप्सम कैसे बनता है बात करते हैं। देखिए पीओपी का क्या रासायनिक सूत्र होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। पीओपी का क्या रासायनिक सूत्र होता है और क्या रासायनिक नाम होता है। तो पीओपी का रासायनिक सूत्र होता है जी CaSO4 ठीक है। पीओपी का हमारे पास रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए CaSO4.12H2O, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जब हम इसमें क्या मिक्स कर देते हैं, वाटर मिक्स कर देते हैं, तब हमारे को क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। और जिप्सम का क्या रासायनिक सूत्र होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, तो जिप्सम का क्या रासायनिक सूत्र हुआ, CaSO4.2H2O। और क्या इसका रासायनिक नाम हुआ जिप्सम का, तो आप क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर है। तो अब देखिए हमारे पास ये बनता है क्या, कि जब हम पीओपी में पानी मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हमने पढ़ लिया, क्या, CaSO4.2H2O, जिसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब देखिए उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन बी देखना क्या कह रहा है, भुजा चूना। क्या कह रहा है ऑप्शन बी, भुजा चूना। भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं, भुजा हुआ चूने का क्या रासायनिक सूत्र होता है, तो मैं आपको बता चुकी हूं ये पहले भी, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। और हम इसे क्या कह सकते हैं, भुजे हुए चूने को हम कह सकते हैं स्लैक्ड लाइन। क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइन। अब ऑप्शन सी देखिए आपके पास क्या है, चूने का पत्थर। चूने का पत्थर क्या रासायनिक सूत्र होता है इसका, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और हम बोल सकते हैं क्या, लाइमस्टोन। क्लियर। तो हमारे क्वेश्चन सेकंड का क्या करेक्ट आंसर था, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या है। देखो क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है ये, कि हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक रेडियस कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 37 पिकोमीटर। अब देखिए मैंने आपको बोला इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 37 पिकोमीटर। पिकोमीटर जो है ये यूनिट है एटॉमिक रेडियस की, एंड 1 पिकोमीटर जो ये लिखा हुआ है ना PM, इसको हम बोलते हैं पिकोमीटर। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। ठीक है, परमाणविक त्रिज्या पूछिए ना इसे, परमाणविक त्रिज्या मीन्स क्या कह सकता है ये, एटॉमिक रेडियस। तो बात कर लेते हैं ये क्या होती है। ठीक है, चलो जी हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, एक हमारे पास बॉल है, और हम बात करें कि हमें उसका साइज पता करना है, तो हम उसकी क्या देख लेते हैं, रेडियस देख लेते हैं। जिस बॉल का जितनी ज़्यादा रेडियस होगी वो उतनी बड़ी होगी। तो सिमिलरली हमारे पास किस में होता है, परमाणु में होता है, एटम में होता है। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है, हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है ये, न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं नाभिक। ठीक है, और फिर हमारे पास ये क्या बनती है, ये होती है सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कक्ष बोलते हैं जिसे हम, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्ष। तो क्या होती है परमाणु त्रिज्या, ये जो आपका नाभिक है, और ठीक है, ये जो आपका नाभिक है इससे लेकर के और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है एटॉमिक रेडियस, और आप कह सकते हैं क्या, परमाणविक त्रिज्या। तो कितनी परमाणविक त्रिज्या है हाइड्रोजन की, 37 पिकोमीटर होती है। अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन का नाम किसने दिया, तो हाइड्रोजन नेम किसने दिया था, ये बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का नाम दिया हमारे पास लेवोसियर ने। किसने दिया, लेवोसियर ने दिया। और देखिए जो लेवोसियर है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो लेवोसियर हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, रसायन विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए,
कि जो हाइड्रोजन है इसका जो नाम है ये किसने दिया, लेवोसियर ने दिया। और यहाँ से क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि लेवोसियर कौन है, रसायन विज्ञान के जनक। क्वेश्चन ये बनेगा रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लेवोसियर को। अब देखिए ये तो मैंने बोला इसका नेम दिया इन्होंने, ठीक है। अब आता है कि जो हाइड्रोजन है ना इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी खोज किसने की, ठीक है। हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो किसने खोज की इसकी, हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। तो ये खोज की हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने। ये कुछ पॉइंट थे किसके बारे में, हाइड्रोजन। और हाँ मेरे को एक क्वेश्चन और माइंड में आया, हाइड्रोजन से रिलेटेड है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। अगर कोई आपसे पूछे सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, लाइटेस्ट गैस, ठीक है। क्या पूछ ले अगर कोई सबसे हल्की गैस या लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, तो क्या आंसर आएगा, हाइड्रोजन। क्या आंसर आएगा, हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या फर्क आ रहा है, मैंने आपको बोला सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो क्या आया, हाइड्रोजन। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, एक और कट कर दो, वो वीडियो खराब हो। क्या मेरा इतना फ्लो बना, मैं इसको बंद करके पापा करूं स्टार्ट अब। हाँ देखो क्या क्वेश्चन था हमारा कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो क्या कहा, हाइड्रोजन। पर देखिए इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है सबसे हल्की गैस कौन सी है, एक होता है सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। तो अगर आपसे पूछे लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी है, तब हमारे पास इसका आंसर चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम। तो ध्यान से सुनिए क्या कहा मैंने, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। बट सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हीलियम। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए, दैट इज 37 पिकोमीटर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टमाटर में निम्नलिखित में से उपस्थित होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब बात कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एसेटिक अम्ल, ये हमने हमारे कल जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी बात की थी। एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, विनेगर में। अब बताइए एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं हम इसे, एथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा ऑप्शन सी क्या कह रहा है, लैक्टिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो खट्टा दूध है या दही है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। किसमें, खट्टे दूध में, सोर मिल्क, और दही मीन्स किसमें, कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन ए क्या है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिट्रिक अम्ल सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, जो खट्टे रसदार फल होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जैसे लेमन, नींबू, आप कह सकते हैं ऑरेंज, संतरा, ठीक है, और आपके पास आंवला, इनके अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रोटीन है, उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, प्रोटीन के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है, अमीनो एसिड। उसके बाद आपके पास आता है कि जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो होता है मैलिक एसिड, और आप क्या कह सकते हैं, मैलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है यूराइन में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो यूराइन में होता है यूरिक एसिड। कौन सा होता है, यूरिक एसिड। क्लियर, तो ये था हमारे पास। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
सर्वाधिक तन्य धातु है। कह रहा है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी धातु सबसे ज्यादा तन्य है। तन्य बोले तो क्या, डक्टाइल। किसकी बात कर रहा है ये, डक्टाइल की। अब देखिए जो धातु होती है उनके कुछ गुण होते हैं कि जो धातुएं हैं वो चमकदार होती हैं, वो अज्ञात वर्धनीय होती हैं, धातुएं जो उनमें तन्यता होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा सर्वाधिक तन्य धातु, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखिए AU। ठीक है, और ये क्या है, गोल्ड। देखो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था सेम क्वेश्चन था बट ऑप्शन चेंज थे। आपको यहाँ पर क्या गिवन था, गोल्ड गिवन था, और अब की बार इसने इसका क्या दिया है, सिंबल। तो आपको इनके सिंबल भी पता होने चाहिए। गोल्ड का क्या सिंबल होता है, AU। सिमिलरली जो Fe है ये किसका सिंबल है, आयरन का। हो सकता है आपको सिंबल दे दे या आपको इनके नेम दे। ठीक है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। और Sn का क्या होता है, टिन। ठीक है, और Cu को क्या बोलते हैं हम, कॉपर। क्या बोलते हैं, कॉपर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, हमारे पास गोल्ड होती है। देखिए इससे सबसे ज्यादा तन्यता होती क्या है, तन्य धातु का मतलब क्या हुआ, क्या होती है तन्यता, जिसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ये क्या होती है, किसी भी धातु को पीट कर उसे किस में कन्वर्ट करना, पतली तारों में बदलना, क्या कहलाता है, तन्यता। और ये धातुओं के अंदर गुण होता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पतली तारें बना देती है। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, किस में कन्वर्ट करना, तारों में कन्वर्ट करना। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, गोल्ड। और गोल्ड के बाद हमारे पास कौन सी तन्य धातु होती है, सिल्वर, Ag। ठीक है, ये होती है आपके पास। और गोल्ड देखिए इतनी तन्य होती है, इतनी डक्टाइल होती है कि 1 ग्राम गोल्ड के अंदर 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से था, पिछली जो हमने वीडियो थी उसके अंदर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन चेंज थे। बार बार ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके पास अब सिंबल गिवन है, उसमें इसके क्या थे, सिंपल नेम गिवन था। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि धातुओं के उस गुण का नाम बताइए जिसमें हम धातुओं को पीट कर पतली तारों में बदलते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए, डक्टिलिटी। और आप क्या कह सकते हैं, तन्यता। क्लियर, क्या कह सकते हैं, तन्यता। तो ये था आपके पास। उसके बाद देखिए धातुओं के अंदर एक गुण और होता है जिसे हम कहते हैं मेलेबिलिटी। क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। और आप कह सकते हैं आघात वर्धनीय। क्या कह सकते हैं, आघात वर्धनीय। ये दोनों प्रॉपर्टी मिलती जुलती सी हैं। तो देखिए आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास मेटल होते हैं उनको पीट कर किस में कन्वर्ट करना, पतली चादर बनाना उनकी। ठीक है, चादरों में कन्वर्ट करना। आप कह सकते हैं मेटल को किस में कन्वर्ट करना, थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, आघात वर्धनीयता। और आप कह सकते हैं क्या, मेलेबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अगर वो ये बोलता है कि धातुओं को पीट कर पतली तार बनाई जाती है, उस गुण को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, तन्यता। और अगर वो बोलता है कि धातुओं को पीट कर उसकी क्या है, पतली चादर बनाई जाती है, तो आप उसको क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी। और आप क्या कहेंगे, अज्ञात वर्धनीयता। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर आपके पास क्या हुआ, ऑप्शन ए, गोल्ड। गोल्ड का क्या सिंबल होता है, AU। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, कांसा निम्नलिखित की मिश्र धातु है। देखिए क्वेश्चन आ गया मिश्र धातु से। मिश्र धातु से क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कांसा पूछा इसने, कांसा जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंज। क्या कहते हैं हम इसे, ब्रोंज। कह रहा है कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तो मैंने ये हमारी पिछली क्लास में भी बात की थी, तो आप बता सकते हैं कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कॉपर और टिन। चलो बात करते हैं। देखिए कि जो ब्रोंज होती है ना वो किससे मिलकर के बनती है, जो कांसा है वो कॉपर और टिन से मिलकर के बनता है। अब देखिए कांसे का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। कांसा कहाँ प्रयोग होता है, मूर्तियां बनाने में प्रयोग होता है, पदक बनाने के अंदर। ठीक है, जो मेडल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि उसे कांस्य पदक मिला, ठीक है, उसे ब्रोंज मेडल मिला। ठीक है, तो मेडल्स बनाने में प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन और है, ऑप्शन ए। ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक से कौन सी मिश्र धातु बनती है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, पीतल, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रास। ठीक है, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। और इस ब्रास का क्या यूज होता है,
ठीक है। तो ब्रास का हमारे पास क्या यूज होता है, ब्रास नट बोल्ट बनाने के अंदर काम आता है, बर्तन बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपके पास था कॉपर, जिंक, कॉपर और टिन। तो कॉपर और टिन क्या, ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक आपके पास क्या होता है, ब्रास, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन 6 था इसका क्या आंसर हुआ, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 7। देखिए क्या है, टिंचर आयोडीन में क्या होता है, कह रहा निम्नलिखित में से टिंचर आयोडीन में क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देती हूं कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, फिर आप अपने आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन को देख करके। चलो बात करते हैं टिंचर आयोडीन क्या होता है, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है हमारे पास, टिंचर ऑफ आयोडीन अगर हम बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड, आप कह सकते हैं क्या, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, का मिक्सचर होता है किसके साथ, इथेनॉल प्लस वाटर के मिक्सचर में, इथेनॉल एंड वाटर के साथ, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या कहा, टिंचर ऑफ आयोडाइड क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड और इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसमें जो आयोडाइड होता है, आयोडीन जो होता है एलिमेंटल आयोडीन, ठीक है, जो एलिमेंटल आयोडीन होता है वो कितना होता है, 2 से 8%, ठीक है। जो आयोडीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 2 से 8%, ठीक है। तो इसके अंदर जो है क्या हुआ हमारे पास कि जो पोटेशियम आयोडाइड है ये किसका मिक्सचर होता है, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है। अब आता है कि इसके अंदर एलिमेंटल आयोडीन कितना होता है, तो कितना होगा, 2 to 8%, क्लियर है। तो अब बताइए आप मुझे, मैंने आपको बता दिया टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है ईस्टर और ऑप्शन डी है एल्डिहाइड। तो इसका क्या आंसर होगा, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है जी, अल्कोहल ही होती है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है। तो क्या आंसर होगा बोलिए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। तो ये था टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में। बट हम देख लेते हैं, देखिए इसने दिया हुआ है एल्डिहाइड, नीचे क्या दिया हुआ है ऑप्शन डी में, एल्डिहाइड। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है, एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन सा है। तो देखिए जो एल्डिहाइड होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या देगा, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो कौन सा होता है एल्डिहाइड, CHO, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि भाई अम्ल, अभी हम पीछे अम्ल के बारे में बात कर रहे थे, तो अम्ल हम किसे कहते हैं, अगर हम pH स्केल के अकॉर्डिंग बात करें तो वो सब्सटेंस जिनका pH क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, नेचर में अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं नेचर में, अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8। चलो देखिए क्या कह रहा है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कह रहा है जो वनस्पति तेल जो है उसके हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक हम प्रयोग करते हैं। देखिए ये क्या प्रक्रिया है, इसने बोला हाइड्रोजनीकरण, क्या बोला इसने, हाइड्रोजनीकरण, या फिर आप जिसे कह देते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, ठीक है। क्या कहा, हम वनस्पति तेल से क्या बनाते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में, ठीक है। तो माइंड में रखना, ये हाइड्रोजन प्रोसेस में क्या होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, और आप कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। क्या, जब हम वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, वनस्पति घी। लेकिन किस उत्प्रेरक के प्रेजेंस में, तो हम यहाँ पर उत्प्रेरक यूज करते हैं निकेल, Ni, क्या है ये, निकेल। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज निकेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी ये उत्प्रेरक होते क्या हैं। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आप उत्प्रेरक बोल रहे हैं ये क्या होता है। उत्प्रेरक बात करें तो क्या, कैटेलिस्ट, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे उसके दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके दर को बढ़ा देते हैं। मान लो मैं कहती हूँ कि ये रिएक्शन पहले होने में 1 दिन ले रही थी, ठीक है, बट जैसे ही मैंने इसके अंदर निकल उत्प्रेरक डाला तो ये 1 घंटे में हो गई,
इट मीन्स इसकी रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, जो रिएक्शन के रेट को क्या करे, इंक्रीज करे। ठीक है, अब देखिए आपके पास, तो इसका आंसर क्या हुआ, निकेल हुआ। वनस्पति तेल, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि असंतृप्त वसा से, ध्यान से सुनना, किस तरह से पूछा जा सकता है कि जब असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा बनती है तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण ही कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। अब की बार इसने क्या पूछा है, उत्प्रेरक पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम ये क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा हाइड्रोजनेशन, जो निकिल जिसमें यूज होता है उत्प्रेरक के रूप में, उस प्रक्रिया का नाम बताइए, तो आप क्या आएगा आपके पास आंसर, हाइड्रोजनेशन। या फिर ये यूं पूछ लेगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का, उस रासायनिक अभिक्रिया का क्या नाम होता है, तो क्या होगा आपके पास, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, दैट इज निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धावन सोडा है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये हम हमारे पीछे की वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो आप बता सकते हो वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, वॉशिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो इसने यहाँ पर धावन सोडा का क्या दिया है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये बात कर लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसका नाम लिखा हुआ है और हमसे पूछे निम्नलिखित में से धावन सोडा कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, देखिए सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेका। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और वाटर के लिए मैंने आपको कल भी बताया था हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रेट। तो इसका क्या नाम हुआ रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, अगर यहाँ पे जैसे 10 है, यहाँ पर अगर हाफ हो तो हम क्या यूज करते हैं, हेमी। अगर यहाँ पर 1 हो तो हम क्या यूज करते हैं, मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए क्या यूज करते हैं, डेका। तो क्या नाम हुआ हमारा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन और है हमारे पास, आपके पास, और ये हम हमारी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसके बारे में समझ भी गए होंगे कि ये क्या है। तो देखिए जो हमारे पास ये है NaHCO3, इसे हम क्या कहते हैं जी, बेकिंग सोडा, और आप क्या कह सकते हो, खाने का सोडा। ठीक है, क्या इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, तो क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हम क्या कह सकते हैं इसे, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कह सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जो हमारे पास क्वेश्चन 9 था, इसका क्या आंसर हुआ, ऑप्शन सी। क्लियर। चलो चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। देखिए क्वेश्चन 10 क्या है, चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, कह रहा है चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरे जाती हैं। आप देखा होगा कुरकुरे चिप्स के पैकेट लेकर के आते हैं, और आपने ये भी सुना होगा घरों में बड़े बुजुर्ग ये बात भी कह देते हैं, इतनी इसमें चिप्स नहीं है जितनी इसमें हवा भरी है। ठीक है, हवा भरी है, हवा का मतलब क्या है, वो क्या होती है, उसमें गैस होती है। तो कौन सी गैस होती है चिप्स के थैलों में, तो इसके पास हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। भाई चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है, हमारे पास तो और भी ऑप्शन थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये क्यों नहीं भरी जाती। ठीक है, तो देखिए चिप्स के थैले जो होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन फिल करते हैं। क्यों फिल करते हैं, पहले तो ये सुनो।
अगर नाइट्रोजन को हम इसलिए फिल करते हैं कि ये इस खाने को क्या होते हैं, खराब होने से बचा देते हैं। अगर हम बात कहें साइंटिफिक लैंग्वेज में तो ये फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, देखिए हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, क्या मतलब होता है, जो खाना है जब वो हवा के संपर्क में आता है तो उसका क्या होता है, स्वाद चेंज हो जाता है, उसकी सुगंध जो है वो चेंज हो जाती है। क्या कहा मैंने, जो जब हमारा खाना हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो उसका जो टेस्ट होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो बदल जाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। तो चिप्स हवा के संपर्क में ना आए इसीलिए हम उसमें क्या फिल करते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करती है, जो चिप्स है उनको खराब होने से बचाती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, क्या होती है, अक्रिय गैस, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन को किस में फिल किया जाता है, चिप्स पैकेट में फिल किया जाता है। अब देखिए, मान लो हमारे पास फूड है, उसकी रेंसिडिटी हो गई, मीन्स उसको ऑक्सीडेशन हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे उसे ठीक करने के लिए, हम उस कौन कौन से तरीके हैं रेंसिडिटी से बचने के, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास खाना है उसको कम तापमान पर रखते हैं, जिसका नॉर्मल एग्जाम्पल है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि हम खाने को किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। आप कह सकते हैं हम खाने को किस में रखते हैं, फ्रिज में। पहला तरीका क्या, हम रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, खाने को रेफ्रिजरेटर में रख करके। सेकंड क्या, प्रकाश की रोशनी से बचा करके, सनलाइट से खाने को दूर रखें। और हम क्या कह सकते हैं, हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके। हम खाने के अंदर क्या ऐसे चीज़ ऐड करें जो खाने का ऑक्सीडेशन ना होने दे। ठीक है, फूड को एयर के कांटेक्ट में ना आने दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए हम दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं और वो बहुत बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। वो कौन कौन से देखना, एक होता है BHA और एक होता है BHT। अब ये क्या है भाई, BHA और BHT, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है पेपर में कि BHA की फुल फॉर्म बताइए, या फिर BHA क्या है, ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो देखिए क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। B का मतलब क्या हुआ, ब्यूटाइलेटेड, H का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्सी। तो देखिए BH दोनों में सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। यहाँ पर A का मतलब क्या है, एनिसोल, क्या, एनिसोल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, टी को आप क्या कहेंगे, टोलिन। क्या कहेंगे, टोलिन। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 10, जिसका क्या आंसर हुआ बोलिए, ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैं अभी पीछे ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर रही थी कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। वो ये कह सकते हैं कि जो धातु है उसको जब हम पतले तार में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, धातुओं के उस गुण को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं उस गुण को, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोले तो क्या, तन्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्या बात की थी हमने, तन्यता क्या होती है, जब धातुओं को हम किस में बदलते हैं, पतली तारों में। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि आघातवर्धनता क्या होती है। ठीक है, क्या होती है आघातवर्धनता, जब हम धातु को किस में बदलते हैं, पतली चादरों में, पतली चादरों में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा डक्टाइल धातु है कौन सी, तन्य धातु है कौन सी। तो हम बात कर चुके हैं कौन सी है, गोल्ड। ठीक है, AU जिसका सिंबल होता है, ठीक है, गोल्ड होती है आपके पास। उसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन सी है, कह रहा है ध्वन्यात्मकता। इसका मतलब होता है जी सोनोरिटी। क्या होती है सोनोरिटी, कि जब धातुओं को हम बीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, उसमें आवाज आती है। जैसे स्कूल में, पहले स्कूल में जो होती थी घंटियां होती थी, स्कूल में जो घंटी बजती है तब उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, तो वो धातु की बनी होती है। तो सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, जब धातु में क्या प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ध्वन्यात्मकता। क्लियर। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी क्या आपके पास, चालकता।
चालकता का मतलब क्या है कि ये जो है धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऊष्मा की और विद्युत की चालक होती हैं। आप कह सकते हो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो मेटल्स है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, कंडक्टर होती है। तो चालकता हुआ इसका मतलब। अब देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, विद्युत की सबसे सुचालक धातु आपसे पूछ ले, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बताइए कौन है। हम हमारे पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। क्या होता है आपके पास, सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। क्या सिंबल होता है इसका, Ag। क्या सिंबल होता है, Ag। अब देखिए ये तो हम धातुओं में बात कर रहे थे, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सिल्वर होता है। उसके बाद आपके पास आता है बेड कंडक्टर ऑफ हीट या बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आएगा, सीसा, लेड। ठीक है, लेड का क्या सिंबल होता है, Pb। क्लियर। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हुआ, ऑप्शन बी, दैट इज तन्यता। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। कार्बोनेट एसक निम्नलिखित द्वारा ऑक्साइड में रूपांतरित किए जाते हैं। कह रहे हैं जब हम कार्बोनेट एसक से ऑक्साइड बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन ए है कैल्सीकरण, ऑप्शन बी है भुनाई, ऑप्शन सी है अपचयन और ऑप्शन डी है उपचयन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको दो प्रोसेस समझाती हूँ, फिर आंसर अपने आप देंगे। ठीक है, तो क्या इसने बोला है, एक प्रोसेस होती है भाई हमारे पास, देखिए कल्सीनेशन। क्या होती है, कल्सीनेशन, जिसे हम कहते हैं कल्सीकरण। क्या कहते हैं, कल्सीकरण। और एक प्रोसेस आपके पास होती है रोस्टिंग। क्या होती है, रोस्टिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, भुनाई। क्या कहते हैं, भुनाई। ठीक है, तो कल्सीनेशन में कौन से, देखो एक चीज और ध्यान रखना, कल्सीनेशन में हम कौन से धातु के एसक यूज करते हैं, रोस्टिंग में कौन से एसक यूज करते हैं। तो देखिए जो कल्सीकरण है इसमें हम धातुओं के कार्बोनेट एसक यूज करते हैं। कौन से, कार्बोनेट। ठीक है, और जो सल्फाइड, जो रोस्टिंग है ना, जो भुनाई प्रक्रिया है, ये किस एसक के लिए होती है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। किसके लिए होती है, ये सल्फाइड एसक के लिए होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अब तो इसने ये पूछा ना इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कल्सीकरण आ गया। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कल्सीकरण में जो हम धातु के एसक यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोनेट एसक, सल्फाइड एसक, या दोनों, या एक भी नहीं। तो कल्सीनेशन में कौन से एसक होते हैं, कार्बोनेट। ठीक है, और रोस्टिंग में कौन से एसक लेते हैं हम, सल्फाइड। जो कार्बोनेट एसक होते हैं धातुओं को, उनको हीट करना इन द अब्सेंस ऑफ एयर। क्या कहा मैंने, जो धातुओं के कार्बोनेट एसक है उनको हवा की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया कल्सीकरण कहलाती है। और फिर हमारे पास ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बनता है आपके पास इन द अब्सेंस ऑफ एयर, या फिर कह सकते हो आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्या कह सकते हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्लियर। उसके बाद देखिए रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग आपके पास क्या होता है, जो सल्फाइड ओर है, क्या कहा मैंने, जो सल्फाइड ओर है उनको हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, तब आपके पास क्या बनता है, ऑक्साइड और सल्फाइड। ठीक है, तब आपके पास ये बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास आता है कि ये बनेगा आपके पास। अब देखिए तो रोस्टिंग किसके लिए था, सल्फाइड ओर के लिए। तो आपके पास ये किसके लिए हुआ, ये आपकी बैलेंस हुई रिएक्शन। ठीक है, तो रोस्टिंग किस प्रोसेस के लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए। कल्सीनेशन किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट एसक के लिए। और आपके पास क्या क्वेश्चन था कि कार्बोनेट एसक से ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या आएगा, कल्सीकरण। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सल्फाइड ओर से ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहोगे, भुनाई। और क्या कहोगे, रोस्टिंग। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो रोस्टिंग प्रक्रिया है उसमें धातुओं के कौन से एसक यूज किए जाते हैं, तो क्या आएगा, सल्फाइड एसक। याद कैसे करेंगे, देखिए सी फॉर कल्सीनेशन, सी फॉर कार्बोनेट। तो याद हो गया, कल्सीकरण जो प्रक्रिया है वो कार्बोनेट के लिए होती है, तो बची कौन, रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके लिए हो जाएगी, सल्फाइड के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन 12 था इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए। क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है 13, एक का एल्यूमिनियम
निम्नलिखित प्रकार की ऑक्साइड देगा। कह रहा है जो इक्का एल्यूमिनियम है ना वो किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए क्या होता है इक्का एल्यूमिनियम, सुनिए ध्यान से। इक्का एल्यूमिनियम क्या होता है, देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? आवर्त सारणी का, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और इक्का एल्यूमिनियम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी आवर्त सारणी का है जी? ये किसकी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव आवर्त सारणी से है ये, ठीक है। मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी वहां से है। तब जो है उसने इक्का वर्ड लगाया था कि एल्यूमिनियम के आगे आने वाले टाइम पर कोई और एलिमेंट डिस्कवर होगा। अभी कहता है उसका नाम पता नहीं है, जब तक उसका नाम पता नहीं है तो हम मान लेते हैं क्या उसको, इक्का एल्यूमिनियम। तो इक्का एल्यूमिनियम की जगह अब जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कौन सा एलिमेंट है? गैलियम। कौन सा एलिमेंट है जी? गैलियम। अब जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है ना उसमें इक्का एल्यूमिनियम की जगह कौन सा एलिमेंट है? गैलियम, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। कौन है? गैलियम है। देखिए तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या, ठीक है। गैलियम का एटॉमिक नंबर, और मैंने क्या कहा? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या किससे डिनोट होती है? जेड से। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 31। कितना होती है? 31 होता है गैलियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो गैलियम की परमाणु संख्या होती है 31। अब ये कह रहा है किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा, आप ये बता दो, ठीक है। तो देखिए गैलियम किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा। गैलियम जब ऑक्साइड बनाने का मतलब किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो गैलियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2। तो ये इस तरह का ऑक्साइड बनाएगा। देखिए Ga2O3, Ga2O3। तो अब देखिए यहाँ इस तरह का ऑप्शन कहाँ है? Ga, गैलियम को हमने क्या मान लिया है यहाँ पर? E मान लिया है। क्या मान लिया है? E। तो क्या बनने वाला है ये फॉर्मूला? इसकी जगह E रखो, E2O3। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का? जल्दी देखिए, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, गैलियम जो है ना ये ऐसी मेटल है आपके पास जिसको अगर हम हथेली पर रखें तो ये हथेली पर रखते ही किसमें कन्वर्ट हो जाती है? तरल अवस्था में, ठीक है। लिक्विड बन जाती है। क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है। क्लियर? तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। गैल्वेनीकरण लोहे पर निम्नलिखित की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। कह रहा है जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम जो लोहा होता है उस पर किस धातु की परत चढ़ाते हैं। तो देखिए सुनिए, गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? किसी भी धातु पर, जो लोहे की धातु होती है उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाना। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? जो लोहे की धातु होती है उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाना? जिंक धातु की। और जिंक धातु का मैंने आपको बताया है बार बार कि जो जिंक होता है इसे हम जस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? जस्ता। और इसका क्या सिंबल होता है जी? इसका सिंबल होता है Zn। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हुआ। अब बात आती है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? लोहे पर हम जिंक धातु की परत क्यों चढ़ाते हैं? ठीक है, लोहे पर देखिए हम जिंक धातु की परत इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जब लोहा वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनीकरण प्रोसेस का यूज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंबल है, मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। Sn किसका सिंबल? टिन। Ti किसका सिंबल? टाइटेनियम। किसका सिंबल? टाइटेनियम। और Ag किसका सिंबल? सिल्वर, चांदी। अब देखिए मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है जो पेपर में बहुत बार आया है कि रणनीतिक धातु कौन सी होती है? ठीक है, स्ट्रेटेजिक मेटल कौन सी होती है? तो रणनीतिक धातु कौन सी होती है जी? टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या होती है? रणनीतिक धातु कहलाती है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या ऑप्शन हुआ है इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ओजोन में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह रहा है जो ओजोन है उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो क्या होता है ओजोन? देखिए ओजोन का सूत्र देखिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3।
अब कह रहा है इसमें उपस्थित परमाणु कितने हैं। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्या है कि कितने ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, कितने ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो बताइए ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हुए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी, दैट इज 3। ठीक है, तो ये था ओजोन के बारे में। अब देखिए जो ओजोन होती है, ओजोन परत हमारी जो है वो किस काम आती है। देखिए ओजोन जो लेयर है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ये किस काम आती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत ये क्या करती है, जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण है, ठीक है, ये हमारे ऊपर नहीं आने देती। ठीक है, आप क्या कहते हो, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसे हम बोलते हैं यूवी रेज, क्या बोलते हैं, यूवी रेज, पराबैंगनी विकिरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे बचाती है हमें। क्योंकि अगर ये सूर्य की यूवी रेज हैं, जो सन से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, अगर ये हमारे पास आ जाए तो इससे क्या होता है, कैंसर होने का चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या होती है, हमारे ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशन से। किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ये हुआ। ठीक है, तो अब देखिए लेकिन हो क्या रहा है कि अब जो ये ओजोन लेयर है ना, इसके अंदर होल होने लगा है। क्या होने लगा है, होल हो रहा है। और ये केस अब आगे आगे ये होल है, ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। और अगर ओजोन परत के अंदर होल होगा, ठीक है, और हम इसे ओजोन डिप्लेशन भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ओजोन डिप्लेशन भी कह देते हैं। तो देखिए अगर ओजोन परत के अंदर होल होएगा तो अब क्या होगा, उस होल में से सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आएगी, और जिससे क्या होंगे, स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये ओजोन, अब बात आती है कि ओजोन के अंदर ये जो होल हो रहा है ये क्यों होने लगा है, ओजोन लेयर जो है ये क्यों धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसके अंदर होल क्यों हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेट क्यों हो रही है। तो देखिए भाई ये हमारे कंफर्ट जीवन हम जो जीते हैं ना कहीं हम भी इसका कारण है। ये किसके कारण होती है, ओजोन होल में डिप्रेशन, जो डिप्लेशन होता है ये किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। आपने सुना होगा CFC, ठीक है, किसकी वजह से होता है, CFC की वजह से। क्या कहते हैं इसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब मैंने आपको कहा कि भाई हम भी इसका कहीं ना कहीं कारण है, तो आप कहेंगे CFC हमने क्या कर दिया, हम कैसे इसका कारण हुए। तो देखिए CFC कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से, जैसे AC है, फ्रिज है, इनसे कौन सी गैस निकलती है, CFC गैस निकलती है, और हम बहुत यूज करते हैं इसे अपने कंफर्ट जोन के लिए। तो अब CFC निकली, CFC ने क्या किया, ओजोन लेयर के अंदर क्या किया, होल किया, और अगर ओजोन लेयर में होल हुआ तो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्ट हमारे पास आएगी, और फिर किसके चांसेस बढ़ेंगे, स्किन कैंसर के। ठीक है, तो ये बातें थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर होल हो रहा है, उसके पीछे कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से हमें प्रोटेक्ट करती है, बचा कर रखती है। और ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 है जी। कैसे पता चला, क्योंकि आपको ओजोन का रासायनिक सूत्र पता है, क्या होता है ओजोन, O3। तो ये कितने परमाणुओं से मिलकर के बनी है, 3 से। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16। चलो देखिए, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये क्लोरीन है, Cl है ये। ठीक है, पीरियड से आते हैं। कह रहे हैं कि जो सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, देखिए Si का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले तो समझिए इसे, ये है सिलिकॉन। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, P का मतलब क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, S का मीनिंग क्या हुआ, सल्फर। ठीक है, और फिर आपके पास है Cl, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरीन। कह रहे हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में आते हैं, ठीक है, किस पीरियड में आते हैं। क्वेश्चन आपका ये कहाँ से है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से है। कहाँ से है ये, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और आप कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी से है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी मैंने अपनी पीछे वाली वीडियो में भी बात की थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने। किसने दी थी, हेनरी मोजले ने। कब दी थी जी, ये दी थी 1913 में। कब दी थी, 1913 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि जो सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है, ये किस पीरियड में आते हैं। देखो अगर हमें किसी एलिमेंट के पीरियड पता करने हैं ना, तो हमें उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, परमाणु संख्या। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर,
और क्लोरीन मैंने यहाँ पर लिख दिए। इनकी परमाणु संख्या की बात करते हैं। देखिए ये अल्फा एलिमेंट थे, परमाणु संख्या को हम डिनोट करते हैं जी Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। सिलिकॉन की परमाणु संख्या होती है 14, ये आपके पास इसकी होती है 15, 16 एंड 17, ये होता है जी, ये इनकी परमाणु संख्या होती है। ठीक है, ये चीजें आप आवर्त सारणी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको परमाणु संख्या का पता हुआ, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। क्या राइट करना आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको राइट करनी आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं इसकी। देखिए 14 है तो क्या आएगा आपके पास 2 8 4। देखो कितने हो गए, 2 और 8 10, 10 और 4 14, तो 14 हो गए। उसके बाद इसकी क्या होगी बोलिए? 2 8 5। इसकी क्या होगी? 2 8 6। ये क्या होगी? 2 8 7। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें हमारे आधुनिक आवर्त सारणी वाले जो चैप्टर है उसके अंदर की बातें हैं ये। ठीक है, तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसने पूछा कौन से आवर्त में आता है, कौन से पीरियड में आता है, तो देखिए कितने कक्ष हैं, कितने कक्ष हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कक्ष 1 2 3, इन्हें हम सेल बोलते हैं, KLM। ये कितनी सेल हैं? 3। इसमें भी कितनी सेल हैं? 3। इसमें भी कितनी है? 3। इसमें भी कितनी है? 3। तो जितनी नंबर ऑफ सेल होती है ना, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। तो जल्दी से बताइए कितनी सेल हैं? 3। तो इसका क्या आंसर होगा? ABCD। बोलो कौन सा आवर्त होगा? तीसरा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगर आपको कभी भी पीरियड देखने पड़ जाएं किसी भी एलिमेंट के, तो आपको उसका परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर आपको देखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक कक्ष हैं। ठीक है, कितनी सेल्स हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कक्ष होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? पीरियड होंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, दैट इज तीसरे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 देखिए, दंत वल्क में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति से क्या वल्क होता है, उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, टूथ इनेमल जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कह रहा है उसका नेचर कैसा होता है, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज सार्य। बट बात करते हैं कि भाई क्या होता है ये। ठीक है, कैसे पता चला हमें ये सार्य है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप आगे वाले टाइम में आपसे कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है ना, इसका क्या रासायनिक सूत्र है। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? कैल्शियम फॉस्फेट का क्या रासायनिक सूत्र है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Ca3PO4 की ट्वाइस। ये ध्यान रखना आपको, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? Ca3PO4 की ट्वाइस। ये दंत, ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन देखो किस तरह से बन सकते हैं कि दंत वल्क में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? Ca3PO4 की ट्वाइस। ठीक है, या फिर अब उसने क्या पूछ लिया कि जो दंत वल्क है उसके ऊपर जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उसका कैसा नेचर है, उसकी प्रकृति क्या है। तो कैसी प्रकृति है उसकी? सार्य, और हम क्या कह सकते हैं? बेसिक। अब देखिए जी ये बेसिक कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैल्शियम फॉस्फेट कैसे बना है, ध्यान से सुनना। कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेरिक अम्ल, कौन है ये? फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाने से बनता है। ये आपके पास जी एसिड है, ये आपके पास बेस है, और आपको पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट एंड वाटर, लवण बनता है। ठीक है, आपके पास क्या बना? कैल्शियम फॉस्फेट बन गया, Ca3PO4 की ट्वाइस, और प्लस में आपके पास क्या बन गया? H2O। ठीक है, आपके पास क्या बन गया? H2O। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हुआ? ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस। ये H2O है। तो देखिए अब मैंने आपको बोला है, आपसे यूं भी पूछ सकता है कि कैल्शियम फॉस्फेट किसका मिक्सचर है, तो किसका? फॉस्फोरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा बोल रही हूँ, फॉस्फोरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है ना, ये होता है वीक एसिड, दुर्बल अम्ल।
क्या होता है ये? दुर्बल अम्ल। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या होता है, इसके कंपैरिजन में स्लाइटली मोर बेसिक होता है। इस अम्ल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा प्रबल सार होता है, इसीलिए इसके अंदर कौन सा करैक्टर आ जाता है? सारीय करैक्टर आ जाता है। और जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? सारीय, और हम क्या कह सकते हैं? बेसिक। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 था इसका क्या आंसर हुआ? ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है? कह रहा है आपको ऑप्शन में 4 धातु गिवन है, इन 4 धातुओं में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है? गलनांक बोले तो क्या? मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक बोले तो क्या? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कौन सी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस धातु का गलनांक सबसे ज्यादा है, या फिर पूछता है किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो पहले तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज पारा। ठीक है, पारा जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। Hg क्या सिंबल होता है? Hg। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपके पास इसने पारा लिख दिया, नेक्स्ट टाइम ये मरकरी लिख दे, या फिर इसका सिंबल राइट कर दे क्या? Hg। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए हम ये भी पढ़ते हैं कि मरकरी इकलौती वो धातु है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? लिक्विड होती है, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी क्या होती है? द ओनली मेटल, इकलौती वो धातु विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट at room temperature, present in liquid state at room temperature। ठीक है, पारा एक इकलौती ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। पारा को हम मरकरी भी कहते हैं। इसका क्या सिंबल होता है? Hg। और इसका गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। नेम द मेटल विच हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होगी वो धातु आपके पास जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? सबसे ज्यादा, जिसका गलनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। कौन होती है जी वो? टंगस्टन। कौन होती है? टंगस्टन। जिसका क्या सिंबल होता है? W। क्या सिंबल होता है? W, टंगस्टन। देखिए, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो हमारे पास बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है, उसके अंदर जो वो होता है, फिलामेंट होता है। क्वेश्चन भी आता है ये कि जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट बना हुआ होता है, तंतु बना हुआ होता है, वो किस धातु का होता है? तो वो किस धातु का होता है जी? वो टंगस्टन का होता है। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट पाया जाता है वो किस धातु का होता है? टंगस्टन का। तो ये फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना? क्योंकि जो टंगस्टन है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट होता है, इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए तो हमने इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बनाया है? टंगस्टन का। तो टंगस्टन में किसका, टंगस्टन कहाँ पाई जाती है? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में भी पाई जाती है। तो देखिए क्या क्वेश्चन थे आपके पास। क्वेश्चन ये था कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी, दैट इज पारा, मरकरी। सिंबल क्या हुआ? Hg। और Hg क्या है? इकलौती वो धातु जो कमरे के तापमान पर किसमें पाई जाती है? तरल अवस्था में। फिर मैंने आपको कहा क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है क्या कि उस धातु का नाम बताइए जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। आंसर क्या हुआ? टंगस्टन। और टंगस्टन कहाँ यूज होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स में। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19। देखिए क्या है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? चलो जी, कह रहा है नेचुरल रबड़। प्राकृतिक रबड़ बोले तो क्या? नेचुरल रबड़ इनमें से किसका पॉलीमर है? ठीक है, बहुलक का मतलब क्या हुआ? पॉलीमर पूछ रहा है जी ये, किन में से किसका पॉलीमर है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जो नेचुरल रबड़ है ये किसका पॉलीमर होता है? ये आइसोप्रीन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज आइसोप्रीन। देखिए आइसोप्रीन बोला है मैंने। नेचुरल रबड़ किसका पॉलीमर होता है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है? हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ऑप्शन में क्या मिल जाए? इसका सूत्र मिल जाए। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है आइसोप्रीन का? देखिए ये आइसोप्रीन का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए आइसोप्रीन का एक और नाम होता है क्या? 2-मिथाइल 1,3
ब्यूटाडाइइन। क्या नाम होता है आइसोप्रीन का? 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। देखिए इसने कैसे क्वेश्चन पूछा कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ऑप्शन था आइसोप्रीन, स्टायरीन, प्रोपीन, विनाइल एसीटेट। तो अभी मैंने आपको कहा कि इसका आंसर क्या है? आइसोप्रीन। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में आपको क्या मिल जाए? इसका सूत्र मिल जाए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या मिल जाए? इसका दूसरा नाम मिल जाए। तो आइसोप्रीन का दूसरा नाम क्या होता है? 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। बहुलक की जो प्राकृतिक रबड़ है ना, वो किससे मिलता है? वो हमें किससे मिलकर के बनता है? वो आइसोप्रीन से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास था आपका क्वेश्चन 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 20 आपका देखिए, जंतुओं के दांतों व अस्थियों में मुख्यतः कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? क्या कहा? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। जंतुओं के दांतों एवं अस्थियों में, अभी मैं पीछे करवा के हटी हूँ क्वेश्चन कि जो दंत वल्क है उसमें क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर आपने पूछ लिया, बस इसने क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया और क्या पूछ लिया? जंतुओं के दांतों एवं अस्थियों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो बताइए जल्दी से क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट। ये हम कर चुके हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट का जल्दी से बोलो क्या सूत्र होता है? Ca3PO4 की ट्वाइस। और ये कैसा होता है नेचर में? क्षारीय होता है जी, बेसिक होता है। ठीक है, ये किस किस से मिलकर के बना है? मैंने अभी भी बताया, ये फॉस्फोरिक अम्ल और किससे? स्लैक्लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो इसका आंसर क्या हुआ? कैल्शियम फॉस्फेट। और जो कैल्शियम फॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं टूथ इनेमल भी बोलते हैं, टूथ इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ये मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब देखिए ऑप्शन बी क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट कहाँ यूज होता है? किसको बनाने में? हम पढ़ के आए हैं पीछे ही, किसको बनाने में? POP। और किसको बनाने में यूज होता है? बोलिए, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट कहाँ यूज होता है? POP में। और कहाँ पे? जिप्सम में। अब देखिए ऑप्शन सी को जरा ध्यान से, क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड होता है जी साधारण नमक, जिसे हम बोलते हैं कॉमन सोल्ट, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। और इसे क्या कहा जाता है? इसे रॉक सोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रॉक सोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 हमारे पास क्या था कि जंतुओं के दांतों एवं अस्थियों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। तो ये हमने किए आज 20 क्वेश्चंस जो हमारे HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे, और बाकी के क्वेश्चन हम हमारे कमिंग वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।